वेलकम हेल्थ वॉरियर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। पहले हमारा जो टॉपिक होता था वो इंसुलिन वर्सेस कीटो का था, उसके बाद कीटोन की साइंस का था, उसके बाद हमने एक लेक्चर की न्यूट्रिशन के बेसिक लेक्चर की सीरीज़ शुरू की है। आज उसका एक और नया लेक्चर है। ये लेक्चर बेसिकली बेसिक न्यूट्रिशन में है, जो हम मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हैं बेसिक्स न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या है, कैसे फंक्शन करती है और डिज़ीज़ कैसे डेवलप होती हैं और फिर वो क्रोनिक कंडीशन में कैसे जाती हैं। ये बेसिकली कोर्स जो है वो बेसिक टाइप की न्यूट्रिशन का है। तो आज उसका एक नया लेसन है। आज के लेसन के अंदर हम स्टडी करेंगे फूड एलर्जीज़ और फूड इंटॉलरेंस। और फूड एलर्जीज़ क्या हैं, फूड इंटॉलरेंस क्या है, ये कैसे डेवलप हो जाती हैं, इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं, किस वजह से जो है फूड इंटॉलरेंस आती है। तो आज हम ज़्यादा फोकस करेंगे फूड की इंटॉलरेंस पे। वो क्या चीज़ है, फूड की इंटॉलरेंस क्या होती है। मोस्टली मेरी जो ज़ाती ऑब्ज़र्वेशन है वो ये है कि फूड इंटॉलरेंस को मोस्टली जो पीपल है वो इग्नोर कर देते हैं, यानी कि वो इस चीज़ की सीरियसनेस में नहीं आते कि उनको फूड इंटॉलरेंस हो रही है। मिसाल के तौर पे कोई इंसान है जो खाना खाता है तो उसके बाद उसको फूड इंटॉलरेंस आती है। मिसाल के तौर पे हल्की वॉमिट की तरह मतली का होना या कोई और सिम्टम आना, जैसे अस्थमैटिक कंडीशन आना या एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस, मूड चेंज, एंगरनेस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डायरेक्ट फूड से लिंक है। तो इंटॉलरेंस में ये चीज़ें आती हैं, किसी की एंगरनेस बढ़ जाती है, किसी को गुस्सा आता है, और ये सब फूड से नहीं आता, किसी एक के खाने से आ रहा होता है, लोग इसको इग्नोर करते हैं। तो आज हम जो बेसिकली ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं फूड इंटॉलरेंस को। हम यहाँ पे एलर्जीज़ को आज डिस्कस नहीं करेंगे, फूड इंटॉलरेंस को डिस्कस करेंगे कि फूड इंटॉलरेंस जो है वो कैसे आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो जाती है और इसकी रीज़न्स क्या होती हैं, क्यों फूड इंटॉलरेंस जो है वो डेवलप होती है। तो सबसे पहले हम इसको डेफिनेशन या इसको डिफ़ाइन करते हैं कि फ़ूड इंटॉलरेंस होती क्या है। कोई भी ऐसा फूड का सब्सटेंस या न्यूट्रिशनल आप कह लें कि आप खाते हैं चीज़, कोई खुराक खाते हैं, कोई मतलब ख़ास खुराक खा लें या आप अमूमी जो खुराक है वो भी खाते हैं, तो जिस की इंटॉलरेंस के अंदर आपका इम्यून सिस्टम नहीं इन्वॉल्व होता, यानी कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो नहीं इन्वॉल्व होता, जो आपके ऑर्गन्स हैं जिस्म के या जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, बड़े ऑर्गन्स या छोटे ऑर्गन्स जो हैं, वो उसके ख़िलाफ़ कोई रिएक्शन देते हैं या कोई स्टमक के मसल्स देते हैं या जीआई ट्रैक के जितने भी ये मस्कुलर बॉडी है, जीआई ट्रैक के जिसमें स्टमक, इंटेस्टाइन्स और माउथ से लेके एनस तक जितने भी ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, उन सब के अंदर जो मसल्स हैं वो बाज़ दफ़ा उसका रिएक्शन देते हैं इंटॉलरेंस का। तो इंटॉलरेंस जो है बॉडी वो कंपाउंड को एक्सेप्ट नहीं करती या उसको कबूल नहीं कर रही होती। उसके ना कबूल करने की जो रीज़न है वो बैक के ऊपर लैक ऑफ दैट एंजाइम्स, जो एंजाइम उसको डीकम्पोज करने वाला है, यानी कि फूड को गलाने वाला, उसको आपकी बॉडी के मुताबिक उसकी न्यूट्रिशन बनाने वाला जो कंपोनेंट वो या वीक होता है या बहुत कमज़ोर, मतलब इतना कमज़ोर होता है कि उससे वो कंपाउंड हज़म नहीं हो रहा होता या उससे वो जो कंपोनेंट है उसका न्यूट्रिशन का वो हज़म नहीं हो पा रहा होता, तो उससे फूड इंटॉलरेंस आती है। मैं ज़रा ये चीज़ें हैं टेक्निकल हैं, एक आम बंदे को आसानी से समझ नहीं आती। तो खुराक के अंदर कई किस्म के केमिकल्स होते हैं जो नेचुरल भी होते हैं और नॉन नेचुरल केमिकल भी आ जाते हैं। जैसे डिब्बे के पैक जो जूसेस हैं उसके अंदर कलर को बढ़ाने के लिए, कलर देने के लिए, फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए जो केमिकल कंपाउंड इस्तेमाल होता है वो भी इसके अंदर आ जाता है, बाज़ दफ़ा बॉडी से एक्सेप्ट नहीं करती। तो फूड जो इंटॉलरेंस है उसको अगर हम क्लियरली डिफ़ाइन करें तो ऐसी कंडीशन जिसके अंदर बॉडी खुराक जब लेती है तो उसके अंदर जो उसके कंपोनेंट्स हैं या केमिकल कंपोनेंट्स हैं, उनमें से किसी एक केमिकल कंपोनेंट या एक से ज़्यादा केमिकल कंपोनेंट्स के ख़िलाफ़ आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, उसको हम
फूड इंटॉलरेंस कहते हैं। ये रिएक्शन जो है वो मसल्स लेवल का, इससे भी डीप लेवल का हो जाता है। लेकिन याद रखें कि जो फूड इंटॉलरेंस है इसके अंदर इम्यून सिस्टम रिएक्ट नहीं करता। इम्यून सिस्टम जो है वो काल्म रहता है, यानी कि कूल डाउन रहता है, वो इसके अंदर रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। जैसे आपका जो बड़ा ऑर्गन है वही, या आपके जो बड़े जिस्म के अज़ा हैं उनमें से कोई अज़ा, 2-3 या सब अज़ा भी मिलकर कोई रिएक्शन बना देते हैं। समटाइम ब्रेन जो है वो सिग्नल देता है कि ये फूड ठीक नहीं है, इसमें एंगरनेस, डिप्रेशन, गुस्सा, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं। बाद दफ़ा स्लीप नहीं आती, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ लोग ऐसे हैं जिनको काफ़ी या कोई फूड खाने से या कोई फूड पीने से उनकी नींद उड़ जाती है। ये सारी चीज़ें जो है फूड इंटॉलरेंस का हिस्सा हैं, इसमें इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता। और जहाँ तक इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता वहाँ तक ये पोजीशन सेफ़ हैं, यानी कि आप थोड़ा बहुत सेफ़ हैं। लेकिन याद रखें कि जब फूड इंटॉलरेंस लंबे अरसे तक चलती है तो उससे फिर जो है वो आगे बीमारी जो है वो जन्म ले लेती है एलर्जीज़ की। एलर्जी में आपका इम्यून सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है और ये बड़ी ख़तरनाक पोजीशन हो जाती है। और इससे अल्लाह ताला सबको महफूज रखे कि फूड जो है उसकी इंटॉलरेंस के बाद जो है एलर्जीज़ डेवलप जो ना हो, इम्यून सिस्टम उसके अंदर आके हमलावर फूड पे ना हो। तो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है कि मुझे एलर्जीज़ का मसला रहा है शुरू से, काफ़ी देर से मैं खुद एलर्जीज़ का रहा हूँ पेशेंट, इसलिए मेरा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रिप है। इसको कम कैसे करना है, इसको कैसे हैंडल करना है, वो मेरे ज़ाती एक्सपीरियंसेस भी हैं उसके अंदर। तो एक अपना वाक़या आपको शेयर कर दूँगा। मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम फ़िश और जो नमकीन चावल होते हैं, एक बॉयल चावल, बॉयल नहीं थे वो नमकीन चावल थे, वो मैंने खाए हैं। उसके साथ तली हुई जो थी वो अपना जो फ़िश होती, फ्राई की हुई फ़िश, वो मैंने खाई है। जैसे ही मैंने खाई है फ़ौरन तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद, खाने के 10 से 15 मिनट के बाद मेरी स्किन के ऊपर जो रेड धब्बे थे, जो लाल निशान थे, वो सारे नुमायाँ होने लग गए थे पूरी बॉडी पे, यानी कि जिस्म के हर चारों तरफ, हाथ पाँव पे, हर जगह रेड किस्म के ऐसे धब्बे बनने लग गए थे और वो उभरे हुए थे जिस्म के अंदर। तो उसके बाद फिर मैंने मेडिकेशन जो थी वो डॉक्टर को चेकअप करवाया, तो उसकी वो टेम्परेरी जो ट्रीटमेंट था उससे वो बैठने लग गए थे, यानी कि कुछ ही घंटों बाद वो तकरीबन ख़त्म हो गए थे। तो ये इस तरह की इलामत जिसको फूड एलर्जीज़ डेवलप हो जाती है बाद में, ये फूड, इसको हम फूड एलर्जी कहते हैं। फूड इंटॉलरेंस इससे निचला लेवल है, जिसके अंदर जो बॉडी है वो रिएक्ट कर रही होती है, ब्लॉटिंग होती है, पेट में गैस होती है, गुस्सा आता है, डिप्रेशन होता है, काम में दिल नहीं लगता, मूड चेंजेस होते हैं, ये सब फूड करते हैं। इवन के मैरिजेस जो हैं उसके अंदर फूड बड़ा इन्वॉल्व है। बज़ाहिर आपको ऐसी बात लगेगी कि ये अजीब बात है, लेकिन ये सच है, क्योंकि लिबिडो एनहांस नहीं होता, सेक्सुअलिटी प्रॉपर परफॉर्म नहीं होती, तो वो भी मैरिज में एक एक्ट है, क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग इमोशंस और डिज़ायर्स होती हैं मैरिज में, उतनी ही मैरिज जो है वो सक्सेसफुल होती है। तो अब हम अपने रियल टॉपिक की तरफ आते हैं। तो फूड के अंदर जो एलर्जीज इंटॉलरेंस है, इसके अंदर स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड्स जो हैं वो नेचुरली भी हैं और नॉन नेचुरल भी हैं, यानी कि नेचुरली भी फाउंड होते हैं फूड्स के अंदर और नॉन नेचुरली। अब हम ऐसे कंपाउंड डिस्कस कर लेते हैं जो नॉन नेचुरल हैं, जो कुदरती नहीं होते फूड के अंदर। उनके अंदर बेसिकली जो आते हैं वो कलरिंग इन्हांसिंग के लिए आते हैं, कलर्स को अच्छा किया जाता है। जैसे अगर आप मैंगो का जूस देखें तो उसको काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पेल कलर या येलो का कलर, मैंगो जैसा उसका कलर किया होता है। ओरिजिनल कलर बिल्कुल वैसा ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको इन्हांस कर देते हैं, वो केमिकल डालते हैं। इसके अलावा कुछ केमिकल्स ऐसे भी होते हैं जो सेफ़ करने के लिए, जैसे फूड के ऊपर एक्सपायरी लिखी होती है कि ये आप जूस का एक डिब्बा लेते हैं या कोई भी फूड आप बेकरी का उठाते हैं, उसके ऊपर एक डेट लिखी होती है। तो वो डेट क्यों लिखी होती है? क्योंकि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव केमिकल होता है, उसकी हिफाजत और उसको बचाने के लिए खुराक को डाला होता है। तो ऐसे ही मसनूई खुराक के अंदर भी, मतलब ये जो बेकरीज़ की दूसरी खुराकें हैं, इनके अंदर भी ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं और ये कुदरत भी डालती है, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से भी जो फूड तैयार होता है उसके अंदर भी कलरिंग, एनहांसिंग के केमिकल
और उसकी प्रिजर्वेशन के लिए डाले जाते हैं, लेकिन ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितने इंसान जो बेकरी वगैरह के दीगर जो पैकेजिंग फूड वगैरह बनाते हैं उनके अंदर बहुत स्ट्रांगली डाल देते हैं, क्योंकि मिनिमम जो छोटी से छोटी एक्सपायरी डेट है वो पाकिस्तान में 6 मंथ है। तो 6 मंथ थे, तकरीबन 1 साल 2 साल तक जो पैकेजिंग फूड है उसको तैयार किया जाता है। बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के केमिकल जो है वो डाल दिए जाते हैं, उसमें स्पेसिफिक किस्म के केमिकल कंपाउंड हैं जो डाले जाते हैं, जिनसे कलर इन्हांस होता है, जिनसे टेस्ट बढ़ता है और जिनसे जो उसकी प्रिजर्वेशन है फूड की वो की जाती है। वो केमिकल कंपाउंड इंटॉलरेंस का बायस बनते हैं, आपके जिस्म को इवन के पूरी बॉडी को भी बाज़ दफ़ा डिस्टर्ब करते हैं, और सम टाइम ये केमिकल जो हैं वो रिएक्शन भी देते हैं और इंटॉलरेंस पैदा करते हैं, जिससे मूड स्विंग होगा, गुस्सा आएगा, एंगरनेस आएगी और बीपी भी हाई हो जाता है। जो क्रॉनिक कंडीशन है वो ज़रा ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। फिर उसके बाद आता है स्पेसिफिक फूड्स। इसके अंदर ख़ास फूड भी आते हैं जो नेचर में मौजूद हैं, यानी कि कुदरत की तरफ से मौजूद है। उनके अंदर नट्स, वीट, डेयरी, एग्स और शेलफिश है। नट्स का एक्सपीरियंस जो है वो मेरा अपना है, ख़ास तौर पे पीनट्स का, मूंगफली का। पीनट्स जो हैं, पीनट्स की जो एलर्जी है वो मुझे भी महसूस होती है। सम टाइम मैं भी इसके अंदर सफ़र किया हूँ, लेकिन खुद को अब मैंने इन सब एलर्जीज से काफ़ी ज़्यादा सेफ़ कर लिया है, क्योंकि अपने मसले थे तो वो मैंने खुद अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। तो नट्स जो हैं, ये मेरे एक्सपीरियंस की बात है कि ये अगर ज़्यादा खाए जाएँ, आप अगर थोड़े नट्स खाएँ तो वो तो गुड है। ख़ास तौर पे ये जो पीनट्स के हैं, पीनट की एलर्जी बड़ी डेंजरस किस्म की एलर्जी होती है। पीनट्स अगर एक लिमिटेड में खाया जाए तो ठीक है, अगर ओवर लिमिटेड कर दिया जाए तो ये किसी को भी कर देता है। पीनट्स के अंदर जो इसका प्रोटीन है पीनट्स का, उसके अंदर एक ख़ास किस्म का जो केमिकल है उसको सेफ्टी के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया है, तो उसकी एलर्जी जो है या उसकी फूड इंटॉलरेंस डेवलप हो जाती है। पीनट्स या नट्स के बाद वीट है। वीट जो है, जो ग्लूटेन की एलर्जी है उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो वीट की एलर्जी जो है उनको आमतौर पर इंटॉलरेंस जो है वो डेवलप होती है। पहले इसकी इंटॉलरेंस डेवलप होती है, फिर इससे आगे एलर्जी डेवलप हो जाती है। फिर डेयरी आती है। सब लोगों बाद लोग जो हैं वो दही नहीं खा सकते, दूध नहीं पी सकते, उनकी इंटॉलरेंस इसकी वजह से होती है। फूड इंटॉलरेंस जो उनको आती है डेयरी की वजह से आती है। डेयरी में भी कोई ऐसा कंपोनेंट होता है जिसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है, यहाँ उसका इंजाइम्स गैर मौजूद होता है, यानी कि उसको डीकम्पोज, उसको हजम करके जिस्म को प्रोवाइड करने वाला जो बॉडी के अंदर से जो केमिकल या कंपाउंड या इंजाइम्स उसकी तरफ जाना होता है फूड की तरफ, वो मौजूद नहीं होता। फिर उसके बाद एग्स है। बहुत सारे लोगों को एग से एलर्जी होती है, इंटॉलरेंस आती है, ज़्यादा एग खा लें तो उनको फूड इंटॉलरेंस हो जाती है। शेलफिश है इसके बाद। फिर इसके बाद सम प्रिजर्वेटिव केमिकल्स हैं, कलर इन्हांसिंग जो केमिकल्स हैं, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया हुआ है कि जो फूड इंसान बनाता है, केमिकल्स जो बेकरी वाले डालते हैं या दूसरे जितने भी पैकेजिंग फूड वाले लोग हैं वो इसके अंदर कलर इन्हांसिंग के लिए और उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए और उसकी प्रिजर्वेशन के लिए, इन 3 कामों के लिए इसके अंदर केमिकल शामिल किया जाता है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी बॉडी उनको एक्सेप्ट नहीं करती, उसकी वजह से उनको फूड इंटॉलरेंस आती है। तो जब हम फूड ले लेते हैं या ऐसा फूड खा लेते हैं तो आफ्टर फूड इंटॉलरेंस, यानी कि फूड इंटॉलरेंस के बाद जो कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं आफ्टर फूड इंटॉलरेंस, वो है क्रोनिक सिम्टम जो आती हैं, जिसके अंदर आती है पुअर डाइजेशन। पुअर डाइजेशन लिखा तो मैंने भी ऐसे ईजी है, बहुत सारे लोग भी लिख देते हैं, बुक्स में भी लिखा होता है पुअर फूड डाइजेशन, और हम लोग इसको समझते भी बड़ा नॉर्मल है कि जी पुअर डाइजेशन है, कोई बात नहीं। सबसे ख़तरनाक बात यही है, पुअर डाइजेशन सबसे डेंजरस तरीन इस दुनिया में चीज़ जो है वो पुअर डाइजेशन है। अगर आपकी पुअर डाइजेशन हो रही है, आप उसको नोटिस नहीं कर रहे, तो फ्यूचर आपका बर्बाद है, बीमारी आपको कोई ना कोई ले जाएगी, क्योंकि जब तक पुअर डाइजेशन रहेगी आप सेहत में नहीं आते। डाइजेशन जो है ये पुअर कभी नहीं होनी चाहिए, ये पूरी डाइजेशन होनी चाहिए, आपकी बॉडी को खुराक लगनी चाहिए, आपकी एनर्जी पूरी होनी चाहिए। जब आप सुबह उठें, नाश्ता करें, आपकी एनर्जी बहाल हो, आप काम पे जाएं, भागे दौड़ें, अपनी लाइफ को एक्टिवली परफॉर्म करें।
तो फूड इंटॉलरेंस से पहली चीज़ जो लिखी गई है वो है पुअर डाइजेशन। तो पुअर डाइजेशन को मत लें इजी, इसको मत ऐसे आम सी बात समझें। पुअर डाइजेशन सब बीमारियों की मदर है, माँ है पुअर डाइजेशन सब बीमारियों की। तो पुअर डाइजेशन नहीं होने देनी, फूड इंटॉलरेंस नहीं आने देनी, पुअर डाइजेशन नहीं होने देनी। अगर पुअर डाइजेशन आपको होने लग जाती है तो फिर आप समझ लें कि आप किसी बीमारी के अंदर आने वाले हैं। 1, 2, 3, 4, 5 साल ज़्यादा से ज़्यादा गुजार लेंगे, लेकिन एक दिन बीमारी जो है आपको ले लेगी और बहुत ज़बरदस्त किस्म का आप पे हमला करेगी बीमारी, क्योंकि पुअर डाइजेशन की वजह से जो बॉडी की ज़रूरत थी विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स की और दूसरे जितने भी केमिकल्स की, वो कहीं ना कहीं रह गए हैं, मिले नहीं हैं। तो अब बीमारी को आप पे हमला करने का मौका मिलता है। तो फूड इंटॉलरेंस से आती है पुअर डाइजेशन। पुअर डाइजेशन से हमेशा ज़िंदगी में बचना है। फूड इंटॉलरेंस हो, फूड एलर्जी हो, कोई भी कंडीशन हो आपकी, जो पुअर डाइजेशन है इससे आपने पूरी ज़िंदगी बचना है, पुअर डाइजेशन में कभी नहीं आना। फिर बेली ब्लॉटिंग है, ये भी एक्चुअल पुअर डाइजेशन ही है। आपकी बेली जो है ब्लॉटिंग करती है, गैस जमा होती है, यही गैस फिर आपके ब्रेन को भी, बहुत सारे लोग कहते हैं ये मेरे पेट से गैस जो है ब्रेन को चलेगी। एक्चुअली डायरेक्ट गैस तो ब्रेन को नहीं जाती, लेकिन जो गट बैक्टीरिया है वो सिग्नल करते हैं दिमाग के साथ। अभी तक साइंस इसको इतना ही फाउंड कर सकी है, लेकिन साइंस ये ज़रूर बताती है कि आपके जो गट के बैक्टीरिया है वो आपके ब्रेन से सिग्नलिंग करते हैं, यानी इसको कहते हैं कि पेट के अंदर कोई मसला है, कोई अंदर प्रॉब्लम चल रहा है, तो ब्रेन जो है वो या इरिटेट होता है, मूड स्विंग होता है, गुस्सा आता है, बीपी शूट कर जाता है, कई किस्म की चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। तो बेली ब्लॉटिंग भी बैक्टीरिया को इरिटेट करती है, वो फिर ब्रेन से कम्युनिकेट करते हैं। आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, बड़ा गंदा मर्ज़ है और बड़ी एक घटिया किस्म की ये बीमारी है, इसको कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसकी कॉन्सिक्वेंस जो है वो काफ़ी, इसकी डोमेन जो है इस बीमारी की वो काफ़ी बड़ी है। इसके अंदर ब्रेन्स की अलामत भी काफ़ी हैं और ये एक्चुअल ब्रेन्स की भी बीमारी है और यक वक़्त ये आपके जीआई सिस्टम की, जीआई ट्रैक की बीमारी है। यानी कि ये दो साइडेड, यानी इसके दो अफेक्ट हैं, ब्रेन पे भी है और आपके बेली पे, आपके पेट पे, आपके जीआई ट्रैक पे है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी फूड इंटॉलरेंस से हो जाता है। और जिस तरह पुअर डाइजेशन एक गंदी तरीन चीज़ है, इसी तरह ये आईबीएस भी एक बड़ी घटिया किस्म की बीमारी है। इससे जान छुड़ाते भी बहुत टाइम लग जाता है और बड़ा मुश्किल है इसमें से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से निकलना। ये याद रखें कि फूड इंटॉलरेंस को शुरू में रोकना है, फूड एलर्जीज़ को शुरू में रोकना है, बढ़ने नहीं देना। अगर ये बढ़ गई तो ये कंट्रोल करनी फिर सालों पे मुहित है, यानी सालों लगेंगे आपको। अगर खुदा ना खास्ता किसी को इरी पावर सिंड्रोम भी हो जाता है तो कोई डॉक्टर भी आपको एकदम से नहीं निकाल सकता, लंबा इलाज है, 1-2 साल लग जाते हैं। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है पुअर डाइजेशन से। इसके अलावा साइनस प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, साइनस के प्रॉब्लम, सांस लेने के, नाक की एलर्जी, आँखों से पानी निकलना, आँखों में जलन होना, इस तरह की कई चीज़ें जो हैं वो साथ इन्वॉल्व हो जाएंगी। ये सारी बीमारियां बड़ी डेंजरस हैं, बड़ी मुश्किल हैं, बड़ी मुश्किल से रिकवर होती हैं। अस्थमेटिक अटैक या अस्थमा हो सकता है, हेडिक आती है, मिग्रेन होती है, मिग्रेन से जान छुड़ाना भी बड़ी मुश्किल चीज़ है। आगे इरिटेबिलिटी है और डिप्रेशन है, यानी कि इरिटेशन होती है, माइंड जो है वो कंसंट्रेट नहीं करता, फोकस नहीं आता चीज़ों पे। ये सारी चीज़ें जो है ये फूड इंटॉलरेंस की वजह से डेवलप हो सकती हैं। इस फूड इंटॉलरेंस में जितनी भी बीमारियां यहाँ पे लिखी हैं, पुअर डाइजेशन, बेली ब्लॉटिंग, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और साइनस प्रॉब्लम, अस्थमा, ये सारी बड़ी डिफ़िकल्ट बीमारी हैं। इनसे जल्दी कोई डॉक्टर आपकी जान भी छुड़ा नहीं दे सकता, यानी कि वो आपको जल्दी से इसमें ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। मेरी नज़र में मुकम्मल ट्रीटमेंट जो है उसकी 2 साल बाद कुछ थोड़े बहुत रिज़ल्ट जो हैं वो सामने आते हैं इन सारी बीमारियों को रिकवर करने के बाद। तो ये जब लग जाएं तो इनसे जान छुड़ानी बड़ी मुश्किल है, बड़ा एक स्ट्रगल पीरियड से आप इसको कर सकते हैं कवर। तो पुअर डाइजेशन पे तवज्जो दें, कभी आपकी डाइजेशन पुअर नहीं होनी चाहिए, कभी आपका एनर्जी लेवल लो नहीं होना चाहिए, कभी आपको फूड इंटॉलरेंस नहीं आनी चाहिए। तो फूड इंटॉलरेंस के अंदर
जो जब आपकी इम्यूनिटी अटैक करने लग जाती है बॉडी के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं कि अब एलर्जी आ गई है, यानी एलर्जी हो गई है। तो ये जो फूड की एलर्जी है, इसको हम इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था फूड इंटॉलरेंस का। ये तकरीबन काफ़ी हद तक मैंने कवर कर दिया है। तो आइंदा नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी है फूड एलर्जीज़ पे, कि फूड एलर्जीज़ और फूड इंटॉलरेंस में क्या फ़र्क है, और कैसे फूड इंटॉलरेंस फिर आगे फूड एलर्जी में डेवलप हो जाती है, जो कि सम टाइम अनफॉर्चुनेटली मौत का या अपनी इंसान ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठता है। तो वो कंडीशन आ जाती है, एनाफ्लेक्टिक शॉक लगने से बहुत सारे लोगों की अमवात हो जाती हैं। तो ये फूड एलर्जीज़ जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।